Hello students, in this video we will continue further with magnetism. So this is the lecture 3 of magnetism, okay. In the previous video we had found out the magnetic field on the axis of the circular coil. हम लोगों ने ये magnetic field find out की थी and ये जो value है हमें ये इतनी value हमें मिल रही थी, okay. अब इसी चीज को थोड़ा और आगे कंटिन्यू करेंगे प्लस आज के लेक्चर में जो जो चीजें हम लोग करेंगे उन चीजों में हम लोग इस रिजल्ट का यूज करेंगे, ओके. सो विल बी यूजिंग दिस रिजल्ट. Now, if x is much greater than r, then क्या होगा? अगर जो ये पॉइंट भी बहुत ज्यादा दूर है तो उस केस में therefore आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी? म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इनटू ये x is much ग्रेटर देन r, तो आप r को इग्नोर कर सकते हो. सो इफ यू इग्नोर r, ये बस बच जाएगा x स्क्वायर रेज टू 3/2. So which becomes equal to mu naught n I r square upon 2x cube. Okay. So this is the value of magnetic field at a point which is far away from this coil. Coil से जो बहुत दूर है ये उसके लिए ये magnetic field की value है. Okay. So अब हम लोग क्या करेंगे? Now we are going to look at another case. Okay. So you have a disk. ओके. नाउ ये जो डिस्क है इस डिस्क पे चार्ज है. सो लेट्स से सरफेस चार्ज डेंसिटी इज सिग्मा. द रेडियस ऑफ द डिस्क इज कैपिटल आर. ओके. एंड इस डिस्क के एक्सिस पे आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है अगेन एट अ डिस्टेंस x. ओके. नाउ डिस्क अगर जो स्टेशनरी होगी तो चार्जेस भी स्टेशनरी होंगे एंड इस पे ये जो चार्जेस अगर जो स्टेशनरी है तो स्टेशनरी चार्जेस तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर नहीं सकते. सो डिस्क हैज टू मूव टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड. सो लेट्स से ये जो डिस्क है दिस डिस्क इज रोटेटिंग. ये जो डिस्क है ये इस तरह से रोटेट हो रही है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. ठीक है. Now, how can we find out the magnetic field at this point? So, आप इस डिस्क को छोटे छोटे ऐसे कॉइल्स में ब्रेक कर सकते हो ना. मान लो हमने एक ऐसा छोटा सा कॉइल कंसिडर किया. ओके. सो द रेडियस विल बी स्मॉल आर एंड इसकी जो थिकनेस होगी थिकनेस विल बी डी आर. सबसे पहले तो इस छोटे से ये कॉइल पे, सर्कुलर कॉइल पे या सर्कुलर पार्ट पे चार्ज कितना होगा वो चार्ज फाइंड आउट करता है. सो देयरफॉर चार्ज ऑन द एलिमेंटल रिंग is equal to surface charge density multiplied by the area of the ring. इस रिंग का एरिया कितना हो जाएगा? It is 2 pi r into dr. This will be the charge on this small ring. अब ये गोल गोल घूम रही है तो आप करंट कितना मान सकते हो? So therefore current I can be considered as this charge. So ये करंट भी आपका कम होगा. चार्ज अपॉन टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ना, चार्ज अपॉन t. So ये आपका चार्ज dq है. So this is equal to sigma into 2 pi r dr into time period of revolution. Time period of revolution क्या होता है? T is equal to 2 pi by omega. आपको 1 by t चाहिए तो it is omega upon 2 pi. ये हो जाएगा आपका करंट. ओके. नाउ ये जो करंट है ये एट अ डिस्टेंस x कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा? तो ये मैग्नेटिक फील्ड ये ऐसा ही हो गया ना, ये एक ऐसी कॉइल है एंड इसके एक्सिस पे आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है. मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला तो ये होता है. सो लेट मी यूज दिस फॉर्मूला. सो मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू म्यू नॉट, नंबर ऑफ टर्न्स एज सच कुछ है नहीं, इनटू I इज डी आई इंटू रेडियस स्क्वायर. यहाँ पे रेडियस आपकी स्मॉल आर है तो दिस इज आर स्क्वायर
divided by 2 to r square plus x square raised to 3 by 2. So mu naught into r square 2r square plus x square raised to 3 by 2 into di की जो वैल्यू है दिस इज सिग्मा 2 pi r dr ओमेगा अपॉन 2 pi. ओके, सो नाउ यहाँ पे देखते हैं क्या क्या चीजें कैंसिल हो सकती है. सो 2 pi एंड 2 pi कैंसिल हो सकता है. सो देयरफॉर ये मैग्नेटिक फील्ड जो होगी दिस विल बी इक्वल टू म्यू नॉट सिग्मा ओमेगा to r cube dr sigma omega into r cube dr divided by 2 r square plus x square 3 by 2. So mu naught sigma r cube omega dr divided by 2 into r square plus x square 3 by 2. This is your magnetic field dB. This is your magnetic field due to the small ring. अब आपको अगर जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए आपको इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना. यू विल हैव टू इंटीग्रेट दिस. सो total magnetic field would be equal to integral of dB. So this is equal to mu naught sigma omega r cube dr divided by 2 into r square plus x square raised to 3 by 2. Okay. now यहाँ पे जो जो कांस्टेंट्स है वो कांस्टेंट्स बाहर निकालता है. सो mu naught into sigma into omega divided by 2 ये हो जाएगा r cube into dr divided by r square plus x square raised to 3 by 2. r varies from 0 to r. अब ना इसका इंटीग्रल हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे डिटेल में. आप जब कभी मैथ्स करोगे तो वहां पे ये इंटीग्रल आपके सॉल्व हो ही जाएंगे. ओके, मैं बस फाइनल रिजल्ट लिख देता हूँ. योर फाइनल रिजल्ट वुड बी इक्वल टू म्यू नॉट सिग्मा ओमेगा r raised to 4 divided by 8 into r square plus x square raised to 3 by 2. So this is the magnetic field on the axis of rotating disk. अच्छा, अब मान लो ये अगर जो आपकी डिस्क है या आपकी एक्सिस है तो हमने एट अ डिस्टेंस x मैग्नेटिक फील्ड निकाली एंड दिस इज r. अब अगर जो आपको डिस्क के सेंटर पे ही मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, मान लो आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है यहाँ पे, तो अगर जो आपको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है तो आपको x की वैल्यू बस 0 पुट करनी पड़ेगी. सो इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ x एज 0 तो आपको आंसर क्या आएगा वो चेक कर देते हैं एक बार. सॉरी, ये जो रिजल्ट है ना ये रिजल्ट करेक्ट नहीं है. इसका इंटीग्रल, एक मिनट, सॉरी दिस इज नॉट राइट. ओके, इसका जो आंसर आता है वो आंसर ये आता है मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू म्यू नॉट सिग्मा ओमेगा बाय 2 एंड ये इंटीग्रल को आप सॉल्व करते तो यू गेट दिस एज 2x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर minus 2x. Okay, sorry. Okay, this is what you would get. अब हम लोग यहाँ पे थे. Okay, अब मान लो कि आपको अगर जो सेंटर ऑफ द डिस्क पे अगर जो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है तो आपको बस x की वैल्यू 0 पुट करनी पड़ेगी. x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ x एज 0, so I can find therefore magnetic field on the center of the disk is equal to 1 by 2 into mu naught into sigma into omega. x 0 हो गया, 0 हो गया और 0 हो गया तो r square upon r ये बस r आ जाएगा. So this is what you would get. This is the magnetic field
at the center of the disk. ठीक है. एंड अगर जो आपको इस इंटीग्रल का सोल्यूशन चाहिए तो ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है. आप आइडियली एडवाइस नीट स्टूडेंट्स डोंट बी कंसर्न विद द सोल्यूशन, मतलब ये फर्क नहीं पड़ता. जेई स्टूडेंट्स आइडियली आप ये खुद से करो, ये 0 to R. सो सब्सटीट्यूशन पहले एक करना, उसके बाद और एक सब्सटीट्यूशन करना है. इवेंचुअली दिस इज व्हाट यू वुड गेट. ठीक है. फाइन. सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू. ओके. नाउ यूजुअली ना ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं पूछा जाएगा, बट दिस इज समथिंग दैट दे कैन आस्क. ये जो है ये लोग पूछ सकता है. ओके. यू कैन जस्ट रिमेंबर दिस. फाइन. अब इसके बाद हम लोग जाते हैं नेक्स्ट केस पे, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ सोलेनॉइड. अब सोलेनॉइड क्या होता है वो समझते हैं. You have magnetic field on the axis of the solenoid. अब solenoid is something, ये वर्ड शायद आप लोगों ने 9th-10th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है. सो solenoid क्या होता है? एक ऐसा मैग्नेटिक मटेरियल होता है जिसको कहा जाता है कोर. एंड इस कोर पे जो है हम लोग वायर जो है टाइटली वूंड करता है. एकदम पास पास में ये टर्न्स होता है, दूर दूर नहीं होते. एकदम टर्न्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर. ओके. सो इफ यू लुक एट एनी स्मॉल सेक्शन ऑफ द सोलेनॉइड, ये जो टर्न्स होंगे ना ऐसे पास पास में टर्न्स होंगे. इस पे बहुत सारे ऐसे वायर्स इस पे ऐसे लपेटे हुए हैं. ओके. So let's say the length of the solenoid is L and number of turns are capital N. Number of turns is capital N. So in this case, we define something called as number of turns per unit length. एंड ये जो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है, ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू N/L. ठीक है. सो दिस इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. इसको हम लोग यूजुअली स्मॉल n से रेफर करेंगे. ठीक है. सो नाउ लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड. एक्सिस मतलब ये लाइन. ये आप इसको कैसे फाइंड आउट करोगे? सो लेट मी कंसिडर अ लॉन्ग सोलेनॉइड. ओके. एक काम करता है, पहले ना फाइनाइट सोलेनॉइड देते हैं, सोलेनॉइड ऑफ फाइनाइट लेंथ. ओके. सो लेट्स से दिस इज द एक्सिस. ओके. एंड you want to find out magnetic field at this point. Okay. These are the ends of the solenoid. So यहाँ पे जो एंगल क्रिएट हो रहा है, let's say that this angle is θ1 and this is θ2. एंड ये जो पॉइंट P है, इस पॉइंट P पे आपको मैग्नेटिक फील्ड जो है वो फाइंड आउट करनी है. सो द लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड इज L and number of turns per unit length is given by N/L. Okay. Now ऐसे केस में what we will do is, हम लोग मान लो यहां से स्टार्ट करता है. ओके. सो यहां से डिस्टेंस x पे, सो लेट्स से दिस इज x, बहुत ही छोटा सा एलिमेंट कंसिडर करते हैं इस सोलेनॉइड का. लेट्स कंसिडर अ स्मॉल एलिमेंट. ओके. ये स्मॉल एलिमेंट कैसा होगा कि इस छोटे से एलिमेंट में बहुत सारे टर्न्स होंगे. तो ये नंबर ऑफ टर्न्स इन दिस पार्ट कितने होंगे? हाउ मेनी टर्न्स वुड बी प्रेजेंट ओवर हियर? इट इज इक्वल टू, लेट्स से इफ दिस द थिकनेस इज dx, then the number of turns over here is number of turns per unit length, that is small n multiplied by dx, right? So these are the number of turns that are present. ना अगर जो आप ये सेक्शन देखोगे ना, तो ये सेक्शन ना ये ऐसा है ना,
ये वाला जो सेक्शन है ये सर्कुलर कॉइल की तरह बिहेव करेगा. इस कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स एट dn. ओके, दिस इज point P at a distance x on the axis of this circular coil. Now axis of the circular coil पे जो magnetic field होती है, so let's write that dB, this is given to you, ये आपको R दिया हुआ है, this is given to you as R. So dB is equal to mu naught number of turns is dn into, मान लो ये जो कॉइल है, इस कॉइल से करंट पास हो रहा है ना, ये करंट कंटिन्यूसली इस वायर से पास हो रहा है, इंटू आई इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्यूब. देयरफॉर ये जो आपका dB होगा इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर. dn को हम लोग देख सकते हैं n इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई 2 टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2. ओके, अब आपका x कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है? सो x जो वेरी कर रहा है वो यहाँ से यहाँ तक. इस पॉइंट को अगर जो मैं 0 मानता हूँ, अच्छा ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? इफ दिस इज r, लेट्स कॉल दिस एज x1, एंड यहां से यहां तक का ये जो फाइनल डिस्टेंस है, लेट्स कॉल इट एज x2. सो अब अगर जो आप टोटल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करोगे तो म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये बाहर आ जाएगा. दिस इज x dx वेरीज फ्रॉम आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2. x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है? ये -x1 से प्लस x2 तक. ओके, अब इसको आप इंटीग्रेट कर सकते हो. आप आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को a मान सकते हो. ओके, एंड फिर आप इसको इंटीग्रेट चाहिए तो कर सकते हो, अदरवाइज मैं अब डायरेक्टली फाइनल रिजल्ट जो है वो फाइनल रिजल्ट लिख देता हूं. सॉरी, ये n है, मैं इसको x समझ के बैठा हूं, ये n बाहर आ जाएगा. अच्छा, एंड इसका अब आप इंटीग्रल करोगे तो आपको मतलब you'll have to do the substitution, फिर सॉल्व करना होगा. सो फाइनली इसका जो आंसर है, मैं बस आंसर लिख देता हूँ. इट इज इक्वल टू 1/2 म्यू नॉट इंटू n इंटू आई इंटू cos θ1 plus cos θ2. So this is your total magnetic field. Okay, so you can just remember this when you have a solenoid of finite length and कोई भी पॉइंट अगर जो एंगल θ1 एंड θ2 एंड पॉइंट्स पे क्रिएट कर रहा है, तो यहाँ पे आपकी जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगी, मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू हाफ म्यू नॉट n. n क्या होता है? हम लोगों ने देखा हुआ है, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, b इज इक्वल टू हाफ म्यू नॉट n i बाय l into cos θ1 plus cos θ2. Okay, so this is the magnetic field on the axis of the solenoid. Magnetic field on the axis of the long solenoid, long leaf of the solenoid. ठीक है. ओके, नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट वुड हैपन इफ द सोलेनॉइड इज ऑफ इन्फिनाइट लेंथ. अगर जो सोलेनॉइड की लेंथ मान लो इन्फिनाइट है, ये आपका ये पॉइंट है एक्सिस का, तो आप अगर जो यहां से ये एंड पॉइंट्स को कनेक्ट करोगे, ये मान लो ये इंफिनिटी तक एक्सटेंड हो रहा है, तो आप देख रहे हो ये जो आपका एंगल है, ये θ1 एंड ये θ2, जैसे जैसे ये इंफिनिटी तक एक्सटेंड होता जाएगा, आपकी ये लाइन जो है और छोटा छोटा एंगल क्रिएट करती जाएगी. सो फॉर इन्फिनाइट सोलेनॉइड,
सोलेनॉइड, θ1 एंड θ2 की जो वैल्यूज है, θ1 की वैल्यू भी जीरो होगी ऑलमोस्ट, θ2 की भी वैल्यू जीरो होगी. सो θ1 एंड θ2 की वैल्यू जीरो हो गई, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ इन्फिनाइट सोलेनॉइड is equal to 1 by 2 into mu naught n I by L cos 0 plus cos 0. Cos 0 is 1, 1 plus 1 2, 2 और 2 कट हो जाएगा. So get this as mu naught n I by L. आप इसको लिख सकते हो mu naught n I. ओके, नाउ ये अगर जो आपका अंदर का जो कोर है, ओके, नाउ कोर के अंदर अगर जो हवा भरी होगी तो इट इज अ डिफरेंट थिंग. मतलब मान लो कि वैक्यूम है आपका मीडियम, तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग. बट मान लो कि कोई और मैग्नेटिक मटेरियल है, जैसे फॉर एग्जांपल यू कैन हैव अ सॉफ्ट आयन कोर. तब कोई और अगर जो मैग्नेटिक मटेरियल होगा तो उस केस में क्या होगा? सो लेट मी राइट, इफ द कोर इज मेड अप ऑफ some other magnetic material, then if the core is made up of some other magnetic material, then उस केस में आप म्यू नॉट के जगह पे उस मटेरियल की जो भी व्हाट डू यू से परमिएबिलिटी होती है, आप उस परमिएबिलिटी को लिखोगे. सो यू विल राइट इट एज म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू एन इंटू आई. ये म्यू आर जो है, ये म्यू आर डिपेंड्स ऑन द मटेरियल, द मीडियम. आपको याद है जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो होती है वो मीडियम पे डिपेंड करती है. आप मीडियम चेंज कर देते तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के आ जाता है ना फैक्टर में, राइट? आपको याद है हम लोग जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं, अगर जो कोई और मीडियम हो तो हम लोग उसको क्या लिखते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के. उसी तरह से यहाँ पे वैक्यूम के अलावा अगर जो कोई और मीडियम हो तो आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जगह पे आप ये एक नया टर्म लेके आते हैं, म्यू आर, एंड इसको कहा जाता है रिलेटिव परमिएबिलिटी. ओके, नाउ ये रिलेटिव परमिएबिलिटी आपको क्या बताता है? रिलेटिव परमिएबिलिटी आपको ये बताता है कि वो मटेरियल जो है वो कितना आराम से मैग्नेटाइज हो सकता है. सी, हमने ये पढ़ा हुआ है ना, जस्ट अ मिनट, एक मिनट. Let's say you have a charge, okay, at a distance r. आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बाय आर स्क्वायर होता है. तो यहाँ पे के डिनोमिनेटर में आता है, तो जैसे के की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो रेड्यूस होती जाएगी. सो बेसिकली यहाँ पे ऐसा क्यों होता है? यहाँ पे इसलिए ऐसा होता है क्योंकि ये जो आपका मीडियम है, मीडियम आराम से पोलराइज हो जाता है. मीडियम गेट्स पोलराइज्ड. सो जितनी के की वैल्यू ज्यादा होगी मीडियम उतना ज्यादा पोलराइज हो जाएगा. उतना ज्यादा पोलराइज हो जाएगा तो मान लो ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, ये अगर जो इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में क्रिएट कर रहा है तो यहाँ पे आपके बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे, मीडियम के नेगेटिव चार्जेस इस साइड पे इंड्यूस होंगे, एंड मीडियम एक अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस करेगा जो इसको अपोज कर देगा, एंड इससे आपकी ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कम हो जाती है क्योंकि ये फील्ड इसको अपोज करती है, राइट? ये सारी चीज हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ी हुई है. बाय द सेम लॉजिक मैग्नेटिज्म के अंदर क्या होता है कि मान लो यहां पे एक ऐसा मीडियम है, ओके, एंड यहां पे ये मान लो आपका सर्कुलर कॉइल है ना. हमें ये पता है कि अगर जो करंट जो है वो ऐसे फ्लो हो रहा है तो यहां पे आपकी मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो ऐसा होगा, ओके. एट द सेम टाइम अगर जो एयर के अलावा यहां पे कोई भी और मीडियम है तो इवन दिस मीडियम विल गेट मैग्नेटाइज्ड.
जैसे यहाँ पे दिस गेट्स पोलराइज्ड, यहाँ पे मीडियम गेट्स मैग्नेटाइज्ड, एंड द एडवांटेज इज कि यहाँ पे मीडियम मैग्नेटाइज होने के बाद मीडियम भी अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा. दिस इज योर इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड. ओके, अब ये इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज इन द सेम डायरेक्शन एज दिस फील्ड. सो बिकॉज ये दोनों फील्ड्स यूजुअली सेम डायरेक्शन में होती है, आपकी ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इंक्रीज हो जाती है. यूजुअली ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के साथ होता है. सो इन द केस ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, ओके, जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है वो सेम डायरेक्शन में होती है, तो आपकी ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड अब ऐड हो जाएगी ना. सो बिकॉज योर ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड विल गेट एडेड, इसलिए आप अगर जो यहां पे देखोगे तो एज मटेरियल की जो एज द परमिएबिलिटी इंक्रीजेस, योर मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो इंक्रीजेस. ठीक है, सो आई जस्ट राइट इट ओवर हियर. आपको भी ये बस लिखना है कि ओके, फॉर अ सोलेनॉइड for a long solenoid, okay, और for any solenoid as such, आपको ये अगर जो कोई और मीडियम प्रेजेंट है तो म्यू नॉट हैज टू बी रिप्लेस्ड बाय म्यू नॉट इंटू म्यू आर. या हर एक केस में जहां जहां पे आप मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे हो, जहां जहां पे म्यू नॉट है ना, आपको म्यू नॉट इंटू म्यू आर से रिप्लेस करना है. कई बार म्यू नॉट इंटू म्यू आर के जगह पे हम लोग बस एक ही म्यू लिख देते हैं, जैसे एप्सिलॉन नॉट के के जगह पे हम लोग बस एप्सिलॉन लिख देते हैं ना, तो उसी तरह से म्यू नॉट इंटू म्यू आर के जगह पे आप बस म्यू लिख दोगे. ओके, सो आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी दैट विल बी इक्वल टू म्यू इंटू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इंटू आई. फॉर वैक्यूम और फॉर एयर और वैक्यूम, म्यू आर जो है दैट इज इक्वल टू 1. So therefore mu is simply equal to mu naught. तो अगर जो एयर है, you have air solenoid, this will become equal to mu naught into n into I. So जो कंसेप्ट इलेक्ट्रिक फील्ड में अप्लाई हो रहा है वो सेम कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई हो रहा है. अब यू वुड आस्क सर, अगर जो डायामैग्नेटिक मटेरियल है तो क्या होगा? डायामैग्नेटिक मटेरियल ना इस मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा, तो उस केस में आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट वुड रेड्यूस. ठीक है, ओके, फाइन. ओके, नाउ लेट्स से you have an infinite solenoid. Okay, सो आप अगर जो कोई भी एक पॉइंट ये बीच वाला कंसिडर करते हो तो यहां पे हम लोगों ने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड जो होती है यहां पे ऑन द एक्सिस, ऑन एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस इज म्यू नॉट एन आई. अब वैसे देखने जाओ तो सोलेनॉइड ये साइड पे एंड ये साइड पे इक्वली एलोंगेट हो रहा है ना, दोनों साइड पे वो इंफिनिटी तक ही जा रहा है. तो इस पॉइंट पे जो भी आपकी मैग्नेटिक फील्ड होगी उसमें इसका कंट्रीब्यूशन एंड इसका कंट्रीब्यूशन इक्वल होगा. तो इस वाले साइड का कंट्रीब्यूशन कितना होगा? हाफ म्यू नॉट एन आई, एंड इस वाले साइड का कंट्रीब्यूशन कितना होगा? हाफ म्यू नॉट एन आई. इससे आपकी टोटल मैग्नेटिक फील्ड हो रही है हाफ म्यू नॉट एन आई प्लस हाफ म्यू नॉट एन आई. तो इस पॉइंट पे टोटल मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट एन आई. ठीक है, अब मान लो कि यू ओनली हैव, वी आर टॉकिंग अबाउट, मान लो इस सोलेनॉइड के एंड पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है. ओके, अब एंड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, इसका मतलब आप ऐसा मान सकते हो ना कि ये ऐसा सोलेनॉइड है, ये यहां तक ऐसे इंफिनिटी तक जा रहा है. ओके, एंड ये आपका एंड पॉइंट है, तो यहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है. अब हमें ये पता है कि दिस इज सिमिलर टू दिस. सी, यहां पे भी सोलेनॉइड इंफिनिटी तक जा रहा है, यहां पे भी सोलेनॉइड इंफिनिटी तक जा रहा है. अच्छा, इस सेक्शन के वजह से मैग्नेटिक फील्ड का कंट्रीब्यूशन इस पॉइंट पे है हाफ म्यू नॉट एन आई.
तो सिमिलरली इस सेक्शन के वजह से यहां पे मैग्नेटिक फील्ड का जो कंट्रीब्यूशन होगा दैट विल बी हाफ म्यू नॉट एन आई। अच्छा, इस साइड पे कुछ भी नहीं है ना, यहाँ पे कैसे, इस साइड पे भी सोलेनोइड था जो इतना ही कंट्रीब्यूट कर रहा था, बट यहाँ पे इस साइड पे कुछ नहीं है, तो ये साइड का आपका कंट्रीब्यूशन जीरो है। तो ये साइड का कंट्रीब्यूशन अगर जो जीरो है तो इस पॉइंट पे आपकी टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? फील्ड at the end point is equal to half mu naught n I. So you have to remember this total magnetic field at the end points of infinite solenoid is equal to half mu naught into n into I. ओके, अब मान लो फाइनाइट लेंथ का ही सोलेनोइड हो, तो ये आप कैसे करोगे? तो ये पॉइंट पे अगर जो आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है तो आप सबसे पहले क्या करोगे? आप इस पॉइंट को इससे कनेक्ट करोगे और इस एंड पॉइंट से कनेक्ट करोगे। आप यहाँ पे एंगल्स निकालोगे, लेट्स से दिस एंगल इज θ2 एंड यहाँ पे ये जो एंगल है दैट इज θ1। आपका θ1 इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, θ2 की जो भी वैल्यू है लेट्स से दिस इज इक्वल टू θ। ओके, एंड फिर वो cos थीटा वाला जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, ये वाला फॉर्मूला। सो इट विल बी मैग्नेटिक फील्ड इन दिस केस एंड ऑफ फाइनाइट सोलेनोइड is equal to half mu naught n by L into I into cos θ1 plus cos θ2. So this is equal to half mu naught n I by L cos θ1, so that is cos 90, cos θ2 that is cos θ. So this would be equal to cos 90 0 होता है, so this is mu naught n I cos θ by 2L. आप n by L को नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ से भी रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। सो प्लीज गो थ्रू दीज डेरिवेशंस एंड खुद से स्मूथली निकालो इनको, वापस खुद से डिराइव करने की कोशिश करो, ठीक है।